फ्लैश हुआ कि लाइट मशीन गन पकड़ा गया। मुख्तार इस बात से खुश थे कि लाइट मशीन गन जो है उसके पास से पकड़ी गई, ये दोनों बंद हुए हैं, हमारे पास थोड़ी रिकवरी हुई है। तो ये मस्त थे कि अब कोई नहीं। उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था। पोटा कानून जब दोपहर के बाद शाम को न्यूज़ चैनल में आया सब कि पोटा इस पे लगा हुआ है, अब इन लोग परेशान हो गए। अब मुख्तार को लगा मैं बच नहीं सकता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इनकी हुई थी, टेप हम लोग सुने थे, फोन, वो शासन के परमिशन था, वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता है। अपना मुलायम सिंह जो उस समय मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन पर दबाव डाला कि हमारा नाम किसी तरह निकाला जाए, बचाया जाए, वरना आपकी सरकार गिरा देंगे। आपको याद होगा मुलायम सिंह उस समय मायावती जी की सरकार को तोड़ के अल्पमत की सरकार बनाए थे, जोड़ तोड़ करके। तो मुलायम सिंह के लिए मुख्तार बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनको बचाने के लिए फिर तमाम जो प्रेशर बनाया जाता है वो हम लोग पर किया गया। पूर्वांचल में वो गैंगवार का दौर था। मुख्तार अंसारी, कृष्णानंद राय, ब्रजेश सिंह जैसे माफिया जो है ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी पटकथा रची गई जिसकी कल्पना जो है बहुत कम लोग कर पाए। मुख्तार अंसारी ने किस तरीके से LMG हासिल की, ये कहानी आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे। शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं जो उस वक्त डिप्टी SP रहे STF में। शैलेंद्र जी, ये पूरा वाकया क्या था? क्यों वो LMG खरीदा और किसके थ्रू खरीदा और उसके टारगेट पर कौन था? नहीं, आपको याद होगा 2003 लास्ट में मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में, और शासन प्रशासन बहुत सतर्क हो गया कि भाई लखनऊ में अगर ये राजधानी में वारदात हो रही तो पूर्वांचल में क्या होगा। हाई लेवल की मीटिंग हुई और तत्काल ये निर्णय ले गया कि STF इस पर अंकुश लगाए और इनके फोन कॉल्स लिस्निंग मिले। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप बनारस में CO रहे हैं, चंदौली के रहने वाले हैं, तो आप वहाँ पे इस पे काम करिए और पूर्वांचल को देखिए। शासन के परमिशन से इन लोग के फ़ोन सुनना शुरू किया। फ़ोन सुनने के दौरान ही ये आया कि मुख्तार अंसारी एक सेना का जो भगोड़ा था, बाबूलाल नाम था उसका, यादव, उससे लाइट मशीन गन खरीदना चाहता था। वो लाइट मशीन गन वो सेना से लेके भागा था, राष्ट्रीय राइफल्स जो जम्मू कश्मीर थी। और हम लोगों ने जब इस बात को अपने तत्कालीन SSP जो राजकुमार विश्वकर्मा जी थे, वर्तमान में वही यहाँ पे DGP हैं, तो इन लोग से जब मैंने शेयर किया तो इन लोगों ने तत्काल ऊपर बात किया और सबने कहा कि नहीं, इस लाइट मशीन गन को इमीडिएट रिकवर करो। कहीं अगर इन लोग के पास चला गया तो गैंगवार बहुत तगड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ी वारदात हो जाएगी। और मुख्तार इसलिए इंटरेस्टेड था इसको खरीदने में क्योंकि कृष्णानंद राय की जो बुलेट प्रूफ थी वो राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, और LMG की मारक क्षमता ज्यादा होती थी, वो उसको बेच देती। तो बार बार कहता था कि किसी भी कीमत पर इसको हमें चाहिए, और अपने आदमी से कहता था कि उस बाबूलाल से इंश्योर कराना कि विरोधी के पास न जाने पाए, मतलब कृष्णानंद का जो भी। तो उसमें हम लोगों ने फिर तमाम जो भी एक्शन लेना हो, मौके के नजाकत देखना हो, टीम अच्छी बनानी हो, ये सब करके और किसी भी तरह से वो लाइट मशीन गन रिकवर कर लिया मुख्तार के पास जाने से पहले। सर, वो जो रिकवरी हुई उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स जो है वो बैक ट्रैक कर गए। आपने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया, तो वो रिकवरी कैसे हुई, किस तरीके से आप वहां पहुंचे? नहीं, बिल्कुल, देखिए बहुत टैक्टफुली हम लोग को करना था। सबको ये खतरा था कि पता नहीं लाइट मशीन गन अगर चली भी, मान लो उसके पास है और उसको जरा भी शंका हो कहीं उसने ओपन फायर कर दिया तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। लाइट मशीन गन आज तक कभी उत्तर प्रदेश में न पहले पकड़ी गई न अब पकड़ी गई, और हम लोग को टैक्टफुली डील करना था कि ये कोई हादसा ना हो। तो मैं बार बार जो उसके फोन सुन रहा था तो वो PCO से आके, चंदौली का एक गांव था, वहां से PCO से आके वो बात करता था गन के लिए। तो मुझे लगा कि जब PCO पे आता है तब गन नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी टीम जो एक गाड़ी में थे उसको हम लोगों ने मुख्तार के आदमी बन के PCO पे फोन किया कि भैया बात करना चाहते हैं, बाबूलाल को बुला लो, कुछ बात करनी है जरूरी। बाबूलाल के पास में ही घर था, संदेश गया तो वो समझा कि जो बात चल रही है वही होगा। वो तुरंत आ गया PCO पर, और जैसे PCO पे आया तुरंत हमने उठा लिया उसको, क्योंकि असलाह था नहीं उसके पास। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उससे निकाला कि टैक्टफुली भी और थोड़ा सा प्रेशर भी दे के, तो उसने कहा कि ये गन हमारे मामा के पास है, और मामा उसका एक्स गनर था मुख्तार अंसारी का, मुन्नर यादव नाम था, हेड कांस्टेबल से रिटायर हो चुका था, जल्दी रिटायर हुआ था।
तो वहां पे लेके गया, लेकिन मामा इसका बहुत होशियार निकला, वो लगा इधर उधर टहलाने। तो अंत में बहुत उसको टैक्टफुली समझाया मैंने कि भाई तुम पुलिस वाले, हम पुलिस वाले, हम तुमको बचा लेंगे, तुम क्यों इस बीच में बखेड़े में पड़ रहे हो, रिकवरी हो जाए, लाइट मशीन गन, फिर देखा जाएगा। और यहां तक मैंने झांसा उसको दिया कि भाई मुख्तार के पास थोड़ी रिकवरी हुई है, तुम भी सिपाही रहे हो, आर्म्स एक्ट में रिकवरी जो पाया जाता है वो दोषी होता है, तुम अपने पास मत दिखाना, हम कहीं दिखा देंगे। तो इस झांसे में आके फिर उसने रिकवरी कराई, दिया, अपने भूसे में रखा था, सब लेके हम लोग गए। फिर बाद में एक्शन हुआ। एफआईआर सुबह सुबह लॉन्च हुई, मॉर्निंग में, जाड़े का समय था, जनवरी लास्ट, और फ्लैश हुआ कि लाइट मशीन गन पकड़ा गया। मुख्तार इस बात से खुश थे कि लाइट मशीन गन जो है उसके पास से पकड़ी गई, ये दोनों बंद हुए हैं, हमारे पास थोड़ी रिकवरी हुई है। तो ये मस्त थे कि अब कोई नहीं, और दोपहर तक सब हमको बधाई देते रहे, शासन प्रशासन सभी लोग सरकार से, कि बहुत अच्छी रिकवरी पहली बार हुई। लेकिन इन लोग भूल गए थे कि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था। पोटा कानून जब दोपहर के बाद शाम को न्यूज़ चैनल में आया सब कि पोटा इस पे लगा हुआ है, अब इन लोग परेशान हो गए, क्योंकि पोटा में बात करने वाला भी उतना ही दोषी हो गया, हीनियस क्राइम हो गया। अब मुख्तार को लगा मैं बच नहीं सकता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इनकी हुई थी, टेप हम लोग सुने थे, फोन, वो शासन के परमिशन था, वो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होता है, गन रिकवरी है, सब कुछ सामने था, तो अब बचने के इनके कोई चांस नहीं थे। तो इन्होंने फिर अपना, मुलायम सिंह जो उस समय मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, उन पर दबाव डाला कि हमारा नाम किसी तरह निकाला जाए, बचाया जाए, वरना आपकी सरकार गिरा देंगे। आपको याद होगा मुलायम सिंह उस समय मायावती जी की सरकार को तोड़ के अल्पमत की सरकार बनाए थे, जोड़ तोड़ करके। तो मुलायम सिंह के लिए मुख्तार बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उनको बचाने के लिए फिर तमाम अंडियो जो प्रेशर बनाया जाता वो हम लोग पर किया गया। खैर वो मैंने माना नहीं, अंत में 15 दिन बाद लगभग 11 फरवरी को रिजाइन किया मैंने 2004 में। शिलन जी, आपने अतीक और मुख्तार अंसारी दोनों माफियाओं को देखा है और उनसे डील भी किया है। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा सरगना पूर्वांचल का कैसे बना? सिर्फ जो है वो सिस्टम के अंदर उसकी पैठ थी, या पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता था और आप लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किए जाते थे? मुख्तार बहुत होशियार था। मैं जो पूर्वांचल में जितने लोगों पे मैंने काम किया है, सबसे ज्यादा सॉलिड आदमी इसके पास थे। ये उनको अच्छी खासी सुविधाएं देता था, सब कुछ देता था। एक क्रॉस, ये नहीं कि केवल मुस्लिम उसके पास थे, हिंदू लोग इसके पास बहुत थे, शूटर्स, इस तरह के काम करने वाले। तो मुख्तार इनमें सबसे वाइस था दिमाग से, और वो सरकार का भी समर्थन लेता था, शासन प्रशासन का लखनऊ से लेकर लोकल स्तर तक समर्थन लेता था, उनका भी ख्याल रखता था, उनको भी हिस्सा देता था। तो सब लोग उसके साथ थे खड़े। लेकिन दूसरे क्रिमिनल में हमने जैसे अतीक को देखा, अतीक एक दिमाग से, जिसको कहते हैं ना, कम पढ़ा लिखा आदमी, और भिड़ जाता था, अपना हनक दिखाने के चक्कर में तमाम ऐसे भी काम करता था जो कि उसके लिए घातक होते थे, एविडेंस क्रिएट करते थे जो आगे चल के उसके लिए घातक थे। लेकिन मुख्तार हमेशा कोशिश करता था कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस क्रिएट ना हो, कोई गवाही भी देना चाहे तो बड़े सफाई से उसको मरवा देता था। तो ये अंतर था दोनों में। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि उन्हीं, जब आपने रिज़ाइन किया, आपके ऊपर इतना दबाव डाला गया, उसके 1-1.5 साल बाद जो है वो इंसिडेंट हुआ, तत्कालीन विधायक बीजेपी के कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन बताया यही जाता है कि उस दौरान भी सरकार के टॉप ऑफिशियल्स और जो नेता हैं उनको ये जानकारी थी कि मोहम्मदाबाद के उनके आवास पे, फाटक जिसको बोलते थे, वहाँ पर तमाम जो शूटर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं, इसकी जानकारी दी गई, बावजूद इसके एक्शन नहीं लिया गया, वो मर्डर हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, तो कहता रहा हूँ, जिस फाटक की आप बात कर रहे हैं, जब हमने लाइट मशीन गन रिकवरी करने की बात हो रही थी अभी, तो यही कहा जा रहा था फाटक के अंदर चला गया तो रिकवर होना मुश्किल है, क्योंकि उसका बहुत अंदर का क्या है स्वरूप किसी को ठीक से पता नहीं था, और उसके पास आदमी बहुत थे, शासन प्रशासन के लोग उसके साथ मिले हुए थे, कब सूचनाएं कहाँ लीक हो जाए। तो जब सब कुछ मालूम है लोगों को कि इतने हैं लोग वहाँ, और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो घटना तो होगी ही। एक तरह से उसको समर्थन प्राप्त था कि तुम जो चाहे कर लो, हमारा वोट बैंक, सरकार को ये मुलायम सिंह को चिंता थी हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रहे, हमारे साथ जो विधायक वहाँ है वो संख्या कम ना हो। तो ये सब जिम्मा मुख्तार ने ले रखा था, वो कर रहा था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गए थे इनके लिए।
फुल प्रोटेक्शन था सीएम। फुल प्रोटेक्शन सीएम का था। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि उस प्रोटेक्शन के आगे मुझे रिजाइन करना पड़ा, और सदन में उस समय विधानसभा चल रही थी, सदन स्थगित हो गई। मुझे याद है बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव ला दिया, सदन स्थगित हो गई, हंगामा हुआ, और मुलायम सिंह जी को कहीं बाहर थे, आके सदन में बयान देना पड़ा, और सदन के अंदर और बाहर निकल के उन्होंने बहुत उस अंदाज में कहा कि एक अदना सा अधिकारी, एक डिप्टी एसपी मेरा क्या कर लेगा, हम सरकार हैं, हम कैसे चलाना सरकार हम जानते हैं, ये कौन होते हैं, ये तो हमारे आदेश का पालन करने वाले हैं। तो ये दुर्भाग्य था। सर, आपने उनका जवाब भी दिया था, जो मुख्यमंत्री ने आपके बारे में कहा कि एक अदना सा अधिकारी, तब तो आप रिजाइन कर चुके थे, आपने रिप्लाई भी किया। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरी घटना आपके साथ हुई, सिस्टम का कोई भी बड़ा अधिकारी जो खड़ा होने का प्रयास किया आपके साथ, उसके तबादले कर दिए गए, अलग अलग तरीके से आप लोगों को परेशान किया गया। क्या कभी भी आपके रेजिग्नेशन के बाद मुलायम सिंह यादव संपर्क में आए, उन्होंने जो किया उसके लिए कभी कोई खेद जताया हो? नहीं, मुझसे देखिए कभी डायरेक्ट नहीं बात हुई। एक बार मुझे याद है, जो महंत नरेंद्र गिरी जो डेथ हो गई उनकी इलाहाबाद, वहाँ इलाहाबाद में, अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे पूरे भारतवर्ष के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये 2012 चुनाव के जस्ट पहले की बात है, विधानसभा, और कहा मुलायम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, और वो मिलाने के लिए लखनऊ तक आ गए थे। वो हमारे दूर से परिचित भी थे, रिलेशन में भी थे। तो उस कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं शैलेंद्र को मुलायम सिंह से ले जाके मिला दूंगा। तो मैंने उनसे कहा, देखिए मेरा मुलायम से कोई न दोस्ती है न दुश्मनी है, हमने अपना कर्तव्य के दौरान जो कुछ किया, उस समय ड्यूटी थी, मैंने किया। रही बात हम उनसे किस लिए मिल लें, तो इन्होंने मुझसे खुल कहा कि मुलायम सिंह आपको बहुत अंदर से एडमायर करते हैं कि बहुत दबंग लड़का है, ईमानदार है, अगर ये अखिलेश के साथ आ जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और एक अच्छी इमेज जाएगी अखिलेश की। तो मैंने कहा, देखिए जिस गांव मुझे जाना नहीं उसका रास्ता भी नहीं मैं पूछता, मुझे इन लोग के साथ नहीं काम करना है। आज इनको जरूरत है तो शैलेंद्र को बुला रहे हैं, कल को फिर कहेंगे वही बचाओ। तो मेरे सवाल ही नहीं उठता कि इन लोग के साथ मैं बात करूं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अब तो वो नहीं रहे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, कि शैलेंद्र मेरा हाथ पकड़ के तो अपने दिखाया कि देखो मैं कितना फीवर में हूँ और मैं आया हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, संभव ही नहीं है, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना ड्यूटी किया, आम आदमी है, आम आदमी के काम कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है किसी से मिलने की, या उनको शैलेंद्र क्या इससे बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे अपना काम करने के लिए। शैलेंद्र जी, आपको लगता है कभी कि अगर उस टाइम पे सिस्टम ने आपको सपोर्ट किया होता, अधिकारियों ने सपोर्ट किया होता, तो ये जो माफिया आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बहुत पहले खत्म हो गए होते? निश्चित, मैं पूर्वांचल में कोई माफिया बचा नहीं था जिस पर खिलाफ एक्शन न लिया हूँ, और पैंट गीली होते, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, मैंने देखा है। जब सामने पकड़ जाते थे तो बड़े बड़े जो नाम होते थे पैंट गीली हो जाती थी। शासन प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। आज यही योगी जी का थोड़ा संरक्षण मिला तो यही आम आप पुलिस वाले पकड़ पकड़ घसीट घसीट के मार रहे हैं ना, ला रहे हैं ना इनको जेल के सलाखों के पीछे। तो खत्म तो तभी हो गए होते। मुझे याद है जब ये कृष्णानंद की हत्या हो गई तो राजनाथ जी धरने पे बैठे हुए थे बनारस में, कचहरी के पास में, बरगद के वृक्ष के नीचे। हाँ, सब लोग आए थे। 4-5 दिन बाद मुझे लोगों ने कहा कि शैलेंद्र जी आपको आना चाहिए। तब मैं कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन नहीं किया था। तो मैंने कहा कि भाई मैं क्यों आऊं। मैं थोड़ा खिन्न भी था कि अगर इन लोगों ने उस समय साथ दिया होता तो आज कृष्णानंद इनका विधायक जिंदा होता, ये थोड़े मर गए होते। और मैंने लाइट मशीन गन रिकवर कर ली तो लगभग 1.25 साल की उनकी जीवन बढ़ गई थी, लेकिन मार दिए गए। ये तो सबको मालूम था कि ये दिमाग लगाया मारने के लिए, किसको नहीं पता था। तो खैर मैं बाद में वहां गया धरने प्रदर्शन में, और मैंने मंच से बोला कि आप लोग अगर उस समय मिल के लड़ाई लड़े होते हमारे साथ तो आज आपका विधायक जिंदा होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर से ही आप लोग जागे हैं, तो माफियाओं के खिलाफ एक्शन लीजिए। और उस मीटिंग में मुझे याद है योगी जी भी आए थे बाद में, और उसका सूत्रधार भी मैं ही बना था। मैं ही योगी जी को निमंत्रित करके ले आया था। 200 गाड़ियों का काफिला था, सबका रुकने खाने पीने का प्रबंध भी मैंने किया। तो मैंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ हम लोग को एकजुट होकर लड़ना चाहिए।
उस वक्त जो छूट आपको नहीं मिली, जो सपोर्ट आपको नहीं मिला, आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, इस वक्त जो पुलिस महकमा है, चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां, एसटीएफ है, एटीएस है, उनको वो छूट है कि वो जिस तरीके से डील करना चाहें इन माफियाओं के अगेंस्ट में करें? बिल्कुल, मैं तो देख रहा हूं ना, और आम आदमी भी देख रहा है इस चीज को। जिस अतीक का इतना रुतबा था कि उसको खिलाफ गवाही नहीं होती थी, आज तक कभी कन्विक्शन नहीं हुआ उसका। पहली बार अभी सजा पाया था, मरने के कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ था। पहली बार जब अहमदाबाद से लाया गया, आपको याद है प्रयागराज कोर्ट में वकीलों ने लिटरली उसे गाली दी मां बहन की। क्या कभी ऐसा पहले संभव था? कोई सोच सकता था? तो निजाम बदला, पुलिस प्रशासन का इकबाल कायम हुआ सरकार का। और मुझे अच्छी तरह याद है, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, 4 जुलाई को मैं मिला था 2-3 महीने बाद, और उस समय वेस्ट यूपी में क्राइम बहुत बड़ा था। मैंने योगी जी से यही कहा था कि सर, शासन प्रशासन का इकबाल कायम करिए, छोटे छोटे लोगों पे एक्शन लेने की जगह बड़े पे एक्शन लिया जाए, और गांव के देहात के आम बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं कौवा मार के टांग देना, तो एक मैसेज चला जाता है। आप एक एक करके कहाँ देखेंगे? और उन्होंने आज वही किया। बहुत अच्छे तरह से इन लोगों को निपटाया, इनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई। कभी गैंगस्टर में कोई सोचता था कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त होगा? आज वो सब प्रॉपर्टी इनकी जब्त हुई। इनके मकान जो अवैध बने थे सब बुलडोज किए गए। आज पूरा आप जाइए प्रयागराज में, देखिए ना, उस इलाके में खंडहर बना घूम रहा है। मुख्तार के यहाँ जाइए, खंडहर बना घूम रहा है, सब बना हुआ है। यहाँ लखनऊ में उनका सब बनाया जा रहा है, ऐसे ही हालत किया जा रहा है। तो जब सरकार निज़ाम अगर ठान लिया कि हमें ठीक करना है, तो कोई नहीं रोक सकता है। और पुलिस अगर खास कर चाह ले तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सही है। चलिए, जो सपोर्ट इस समय पुलिस को है, एडमिनिस्ट्रेशन को है, सरकार का, अगर वही सपोर्ट शैलेंद्र जी के टाइम पर उस समय की सरकार ने दिया होता, तो जो मौजूदा माफिया हैं वो अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते।